हेलो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। जी हाँ, बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है, थोड़ा लेंदी टॉपिक है तो वीडियो लंबी भी हो सकती है, जिसे आज हम थ्योरेटिकली कॉन्सेप्चुअली पूरी तरह से बर्बाद कर देंगे। देखिए, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का मतलब है, अगर हम इसको जरा डिवाइड करें तो फोटो मींस कहीं ना कहीं लाइट से रिलेटेड होता है, इलेक्ट्रिक समवेयर रिलेटेड विद इलेक्ट्रिकल एनर्जी मींस एक ऐसा फिनोमिना है जिसमें आप लाइट एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। बहुत ही सुपरफिशियली ऊपर तरीके से हमने जाना अभी इसको कि वो फिनोमिना जिसमें आप लाइट एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करेंगे, लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है कि लाइट एनर्जी इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट हो जाए। जी हाँ, देखिए, इतना हम जान चुके हैं क्वांटम थ्योरी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन में कि जो रेडिएशन है उसमें पार्टिकल बिहेवियर होता है ना। रेडिएशन का एक पार्टिकल बिहेवियर है। रेडिएशन कंसिस्ट ऑफ फोटॉन्स, ये हम पहले पढ़ चुके हैं कि फोटोन बेसिकली रेडिएशन का पार्टिकल होता है जिसका कुछ मास तो होता नहीं है, चार्ज कुछ होता नहीं है, कि रेडिएशन बेसिकली कंसिस्ट ऑफ फोटोन। लेकिन जब ये रेडिएशन, कोई खास रेडिएशन की बात करेंगे, किसी मेटल की सरफेस पर जब कोई रेडिएशन, कोई खास रेडिएशन किसी मेटल की सरफेस पे पड़ती है तो मेटल की सरफेस से इलेक्ट्रॉन इजेक्ट आउट होते हैं, जिनके मूवमेंट से एक फोटो करंट एंड फिनोमेना इज कॉल्ड एज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो कौन सा वो मेटल है और कौन सी वो रेडिएशन है जिनके आपस में इस तरह के कॉम्बिनेशन से एक फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जनरेट होता है? तो देखिए, यहां पर जो हम मेटल लेते हैं वो मेटल हम लेते हैं एल्कली मेटल्स। जी हाँ, मेटल कौन से हैं? एल्कली मेटल। ऐसा नहीं कोई भी कि आयरन ले लिया, कॉपर ले लिया, टंगस्टन ले लिया, लाइट डाल रहे हो इलेक्ट्रॉन निकल रहे, नहीं। एल्कली मेटल्स मींस लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, इस तरह के कुछ खास मेटल लिए जा रहे हैं। आखिर यही मेटल क्यों लिए जा रहे हैं, ये भी देखना पड़ेगा। तो सीन ये बनता है कि कोई रेडिएशन जो कि हाई एनर्जी की हो, यानी हाई फ्रीक्वेंसी की रेडिएशन हो, हाई फ्रीक्वेंसी रेडिएशन हो या लो वेवलेंथ की रेडिएशन हो, जब किसी मेटल की सरफेस पर पड़ती है तो मेटल से इलेक्ट्रॉन इजेक्ट आउट हो जाते हैं। इलेक्ट्रॉन इजेक्ट आउट हो जाते हैं, यानी उनके एटम इलेक्ट्रॉन लूज करने लगते हैं। रेडिएशन आई, रेडिएशन के अंदर फोटोन आ रहे हैं, मेटल की सरफेस से टकरा रहे हैं, मेटल की सरफेस पे एटम है, यानी कि फोटोन और एटम आपस में टकराते हैं। टकराने से क्या होता है कि जो फोटोन की एनर्जी है वो एटम एब्जॉर्ब कर लेता है, और एब्जॉर्ब करने के बाद इलेक्ट्रॉन इजेक्ट आउट करता है, जिससे फोटो इलेक्ट्रिक करंट बन जाता है। जैसे कि अगर हम बात करें लिथियम की, बात करें सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रेंशियम, ठीक है ना। लीना कब्र से फरार आप सब जानते हैं। एटॉमिक नंबर 3, 8 ऐड करेंगे 11, 8 ऐड करेंगे 19, 18 ऐड करेंगे 37, 18 ऐड करेंगे 55, 32 ऐड करेंगे 87। अगर मैं इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखूं तो 2 1, इट शुड बी 2 8 1, इट शुड बी 2 8 8 1, 2 8 18 8 1, 2 8 18 18 8 1 and 2 8 32 18 8 18 18, इसको ऐसे कर लेते हैं 18 18 32 18 8 1। मीन्स अगर मैं नंबर ऑफ शेल की बात करूं तो कहीं ना कहीं नंबर ऑफ शेल इंक्रीज होते जा रहे हैं। 2 शेल्स, 3 शेल्स, 4 शेल्स, 5 6 एंड 7। तो अगर ये न्यूक्लियस है लिथियम का तो ये फर्स्ट शेल होगा, ये सेकंड शेल होगा। तो जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो न्यूक्लियस से थोड़ा डिस्टेंस पर होता है। इन दोनों के बीच में कुछ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी है। ऐसा तो है नहीं कि इलेक्ट्रॉन अपने आराम से निकल जाएगा ना। न्यूक्लियस भाई पॉजिटिव चार्ज है, इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच के रखेगा, जाने नहीं देगा। तो जब तक आप इस बॉन्ड को तोड़ोगे नहीं, ये इलेक्ट्रॉन फ्री होगा नहीं। और बॉन्ड को तोड़ने के लिए एक मिनिमम एनर्जी तो देनी पड़ेगी। दैट मिनिमम एनर्जी इज कॉल्ड द वर्क फंक्शन ऑफ द मेटल। दैट मिनिमम एनर्जी इज कॉल्ड द वर्क फंक्शन ऑफ कंसर्न्ड मेटल। तो ये लिथियम का अपना कुछ वर्क फंक्शन होगा जिसको हम इलेक्ट्रॉन वोल्ट में रिप्रेजेंट कर सकते हैं।
सोडियम की बात करें तो सोडियम में कहीं ना कहीं जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो और ज्यादा डिस्टेंस पर होगा, क्योंकि सोडियम का तो साइज लिथियम से बड़ा है। डिस्टेंस ज्यादा हो गया तो न्यूक्लियस और आउटर शेल इलेक्ट्रॉन में डिस्टेंस बढ़ गया है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगी, बॉन्ड वीक होगा, कम एनर्जी देके इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल लेंगे। इसका मतलब कि यहां पर जो वर्क फंक्शन है उसकी वैल्यू डिक्रीज हो गई। तो आप ये कह सकते हैं कि वर्क फंक्शन तो लगातार डिक्रीज कर रहा है डाउन द ग्रुप। वर्क फंक्शन क्या है? मिनिमम एनर्जी required to overcome the force of attraction between the nucleus and the electron that belongs to the valence shell. Valence shell means सबसे बाहर का शेल, सबसे आउटर मोस्ट शेल से इलेक्ट्रॉन को बाहर करने के लिए जो मिनिमम एनर्जी लगेगी, दैट इज कॉल्ड द वर्क फंक्शन। क्लियर हो गई बात? चलिए, तो वर्क फंक्शन तो डेफिनेटली डाउन द ग्रुप डिक्रीज करेगा क्योंकि साइज बढ़ रहा है, राइट? साइज बढ़ रहा है, इसका मतलब वर्क फंक्शन कह लीजिए, जिससे हम थ्रेशोल्ड एनर्जी भी कह सकते हैं। थ्रेशोल्ड एनर्जी की मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड, मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू ओवरकम द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन न्यूक्लियस एंड वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन। चलिए, अब डाउन द ग्रुप वर्क फंक्शन डिक्रीज होता है क्योंकि एटॉमिक साइज इंक्रीज हो रहा है, यानी W नॉट डिक्रीजेस व्हाइल मूविंग डाउन द ग्रुप। डाउन द ग्रुप जाने पर वर्क फंक्शन डिक्रीज हो रहा है, इसका मतलब है टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन इंक्रीजेस। टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप, यानी नीचे की तरफ जाने पर एलिमेंट जल्दी जल्दी इलेक्ट्रॉन लूज कर रहे हैं, उनका वर्क फंक्शन डेफिनेटली डिक्रीज कर रहा है। चलिए, बहुत अच्छी बात है। लेकिन ऐसा मान लेते हैं कि चलो लिथियम का वर्क फंक्शन लेट इट बी 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो अगर हम 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम एनर्जी देंगे, कोई हम ऐसी रेडिएशन ले रहे हैं जिसकी एनर्जी 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम है, जिसके फोटोन में 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम एनर्जी है, तो कोई फायदा ही नहीं होगा, ये तो बॉन्ड टूटेगा ही नहीं, इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं होगा। तो ये बात तो तय है कि एनर्जी इससे ज्यादा तो देनी ही पड़ेगी, लेकिन क्या ज्यादा देना भी गारंटी है कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हो जाएगा? वो भी देख लेते हैं। चलिए, बात कर लेते हैं किसी एक एलिमेंट की, लेट इट बी लिथियम या इट मे बी पोटेशियम, सोडियम, कुछ भी हो सकता है, कोई भी एक एग्जांपल हम लेके बात कर सकते हैं उससे। सपोज कीजिए हमने कोई ऐसी रेडिएशन चूज की है जिसकी फ्रीक्वेंसी काफी हाई है, जिसमें फोटोन में काफी हाई एनर्जी है, और हम बात कर रहे हैं लिथियम की, कि लिथियम के ऊपर हमने एनर्जी इंसिडेंट की है कितनी, जितना उसका वर्क फंक्शन है उससे ज्यादा एनर्जी हम इंसिडेंट कर रहे हैं ओवर लिथियम। तो क्या गारंटी है कि इलेक्ट्रॉन इजेक्ट आउट होगा? चलिए, मान लेते हैं हमने 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी इंसिडेंट की, दिस इज द एनर्जी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन। ये हम डाल रहे हैं लिथियम की सरफेस पे, जिसका वर्क फंक्शन कितना है, लेट इट बी 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। चलिए, अब जब ये एनर्जी इंसिडेंट होगी, फोटोन एटम से टकराएगा, एटम फोटोन के गले लग जाएगा, एब्जॉर्ब कर लेगा उस एनर्जी को और उस एनर्जी को यूज करेगा। चलो जी, 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट तो बॉन्ड को तोड़ने में लग गया, तो इलेक्ट्रॉन अब फ्री हो गया। लेकिन जब वो इलेक्ट्रॉन मूव करेगा, क्या उसको आगे बढ़ने से कोई रोकेगा? उसको कोई आगे बढ़ने से रोक रहा है? नहीं रोक रहा। अड़ोस पड़ोस के जो एटम है वो रोकेंगे, अड़ोस पड़ोस के जो न्यूक्लियस है वो रोकेंगे, कोलिजन होगा। ऐसा नहीं है कि वो 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट मिलते ही भागने लग जाएगा, भाई उसको रोक भी तो रहे हैं, तो उनके अगेंस्ट भी तो उसकी एनर्जी कुछ वेस्ट होगी। तो अगर मान लेते हैं कि हमने 5 जूल एनर्जी दी, 3 जूल से हमने न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच का बॉन्ड तोड़ दिया, और जो अब वो इलेक्ट्रॉन जब मूव कर रहा तो उसके एनर्जी कुछ वेस्ट हो रही है। अगर वही वेस्टेज वाली एनर्जी 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, तो काइनेटिक एनर्जी तो 0 हो जाएगी। काइनेटिक एनर्जी तो 0 होगी क्योंकि उसको तो आस पड़ोस के एटम ने ही रोक लिया। चलिए, नो प्रॉब्लम। अब हम क्या करते हैं, हम एनर्जी बढ़ा देते हैं। चलो जी, 7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कर दिया, तो मेटल का वर्क फंक्शन तो उतना ही रहेगा जितना है, 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब अगर वेस्टेज अब हमारी 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की होती है, तो काइनेटिक एनर्जी तो अभी भी 0 है। इसका मतलब ये गारंटी तो है नहीं कि अगर हम एनर्जी वर्क फंक्शन से ज्यादा देंगे
तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हो जाएगा अनटिल एंड अनलेस ये जो वेस्टेज है ये मिनिमम कर दे। अगर मान लो ऐसा होता, हम 9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी दे रहे हैं और 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट उसमें चलो वर्क फंक्शन के अगेंस्ट वेस्ट हो रही है हमारी, और जो कोलिजन के अगेंस्ट वेस्ट है अगर वो नहीं होती, हम आइडियल सिचुएशन ले लेते हैं कि हमने जितनी भी एनर्जी दी, फोटोन की एनर्जी एटम ने एब्जॉर्ब कर ली, वर्क फंक्शन के अगेंस्ट यूटिलाइज कर ली, बाकी अब कहीं एनर्जी वेस्टेज नहीं हो रही, तो काइनेटिक एनर्जी कितनी आ जाएगी इस बार? ऑब्वियस है 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ जाएगी। ये आइडियल सिचुएशन है। आइडियल सिचुएशन का मतलब है कि अब जो इलेक्ट्रॉन है वो किसी से पंगेबाजी नहीं ले रहा, वो अपना एनर्जी एब्जॉर्ब किया एटम ने, इलेक्ट्रॉन इजेक्ट आउट किया और इलेक्ट्रॉन सीधा भाग गया। अब उसको अड़ोस पड़ोस में कोई तंग करने वाला नहीं है, कोई रोकने वाला नहीं है, कोई वेस्टेज नहीं होगी। तो ये जो काइनेटिक एनर्जी आएगी ये फिर कौन सी एनर्जी होगी? ये मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी होगी। मैक्सिमम कब ये मैक्सिमम होगी? जब वेस्टेज हमारी जीरो होगी, कि इलेक्ट्रॉन अब किसी भी प्रकार का पंगा नहीं कर रहा है, किसी प्रकार का साइड में एटम से कोलिजन वगैरह नहीं कर रहा है, वो सीधा अपना फोकस होकर भाग रहा है, तब काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होगी। जनरली हम जब इस में न्यूमेरिकल करते हैं तो हम इस थ्योरी को अवॉइड ही करते हैं कि इलेक्ट्रॉन कहीं भी अपनी एनर्जी वेस्ट कर रहा है, कुछ नहीं है, वो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी की स्पीड से भाग रहा है। इस चीज को कंसीडर नहीं किया जाता क्योंकि ये बहुत नेग्लिजिबल भी होगा अगर हुआ भी तो। ठीक है, तो एक बात तय हो गई कि जितनी भी हम एनर्जी प्रोवाइड करेंगे, हम जो भी एनर्जी प्रोवाइड करेंगे वो दो पार्ट में यूटिलाइज हो जाती है। वो दो पार्ट में यूटिलाइज हो जाती है। पहला पार्ट तो मेटल का वर्क फंक्शन के अगेंस्ट यूज होगा, एंड रिमेनिंग पार्ट बिकेम द काइनेटिक एनर्जी ऑफ इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन। ये मैंने मैक्सिमम इसलिए लिखी है क्योंकि यहां पर मैं वेस्टेज को जीरो मान के चल रहा हूं, जो कोलिजन की वजह से एनर्जी वेस्ट होगी। तो अकॉर्डिंग टू फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन जो आइंस्टाइन ने दी थी कि एनर्जी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन इज इक्वल टू द वर्क फंक्शन ऑफ द मेटल एंड काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम। तो चलिए, अच्छी बात है कि अगर हम एनर्जी जो प्रोवाइड कर रहे हैं वो मेटल के वर्क फंक्शन के या तो इक्वलिटी या उससे ज्यादा है, तो इलेक्ट्रॉन इजेक्ट आउट होगा और मूव करेगा, भागेगा, करंट बनाएगा, और उसके करंट से ही उस इलेक्ट्रॉन को फोटो इलेक्ट्रॉन कहेंगे, करंट को फोटो इलेक्ट्रिक करंट, एंड फिनोमेना इज कॉल्ड फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होगा। चलिए, ये तो बात क्लियर हो गई। तो काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम कब होगी? जब वेस्टेज जीरो होगी हमारी, ये ध्यान रखिएगा। सो जो एनर्जी हम दे रहे हैं दैट इज एनर्जी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन h nu। अब एक बात आपको ध्यान रखनी है कि फॉर एवरी एनर्जी देयर इज अ करस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी, एंड फॉर एवरी फ्रीक्वेंसी देयर इज अ करस्पॉन्डिंग वेवलेंथ। हर एनर्जी के करस्पॉन्डिंग एक फ्रीक्वेंसी होगी और हर फ्रीक्वेंसी के करस्पॉन्डिंग एक वेवलेंथ होगी। ये भी एनर्जी है, ये भी एनर्जी है, ये भी एनर्जी है, तो ऑब्वियस है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी ही लग रहा है यहां पर। दिस इज द एनर्जी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन, इंसिडेंट फोटोन। बट ये क्या है? दिस इज कॉल्ड द वर्क फंक्शन, दिस इज कॉल्ड द थ्रेशोल्ड एनर्जी। ये है मिनिमम एनर्जी। जब एनर्जी मिनिमम होगी तो उसके करस्पॉन्डिंग जो फ्रीक्वेंसी होगी वो भी तो मिनिमम ही होगी। दिस इज कॉल्ड द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। दिस इज कॉल्ड थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, मिनिमम फ्रीक्वेंसी, कि हमें मिनिमम इस फ्रीक्वेंसी की रेडिएशन यूज करनी पड़ेगी ताकि हम न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बॉन्ड को तोड़ सकें। हाँ, इलेक्ट्रॉन फ्री तो हो गया लेकिन मूव नहीं करेगा, काइनेटिक एनर्जी जीरो होगी उस समय, एंड काइनेटिक एनर्जी दैट इज मैक्सिमम। सो काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम इट इज इक्वल टू h nu माइनस h nu नॉट। ठीक है, मतलब साफ है कि जितने भी हम एक्सेस में एनर्जी देंगे ना, जो एनर्जी हम बढ़ाते जाएंगे, क्योंकि वर्क फंक्शन तो मेटल का फिक्स है, तो जितनी भी एनर्जी हम बढ़ाएंगे उससे इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी बढ़ती रहेगी। So this is the equation of photoelectric effect. ये आइंस्टाइन इक्वेशन थी। तो क्या कंडीशन है कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होगा? अब हम तीन कंडीशन पर बात करेंगे, ठीक है, लेकिन याद रखिएगा वो एजम्पशन कि वेस्ट इलेक्ट्रॉन का कोलिजन अब हम इंक्लूड नहीं कर रहे हैं, तभी काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम आएगी। तो अब हम तीन लेवल पर कंपैरिजन करने जा रहे हैं। कंडीशन फॉर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, कंडीशन फॉर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, कि किस किस कंडीशन में फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होगा। हम तीन कंडीशन पे करेंगे इसको। पहला है एनर्जी,
कि जो एनर्जी हम दे रहे हैं इट मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू द वर्क फंक्शन ऑफ द मेटल। वैसे मैंने बता दिया था अभी कि बड़ा होने से भी कि अगर एनर्जी हम ज्यादा दे रहे हैं कोई गारंटी नहीं है, लेकिन आइडियली क्या होगा कि जब इलेक्ट्रॉन इजेक्ट आउट हो गया तो हम उसको नेग्लेक्ट कर रहे हैं कि जितनी भी एनर्जी वो वेस्ट कर रहा है कोलिजन से, राइट। तो एनर्जी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू वर्क फंक्शन ऑफ द मेटल। ये पहला कंपैरिजन है, ये पहला कंडीशन है। दूसरी कंडीशन हम फ्रीक्वेंसी लेवल पे कर सकते हैं कि एनर्जी फॉर एवरी एनर्जी देयर इज अ करस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी, तो दिस इज E, इट शुड बी इक्वल टू h न्यू। और ये क्या थ्रेशोल्ड एनर्जी है, वर्क फंक्शन है, मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू नॉक आउट द इलेक्ट्रॉन। तो जब एनर्जी मिनिमम होगी तो उसके करस्पॉन्डिंग जो फ्रीक्वेंसी होगी वो भी मिनिमम होगी ना, दिस इज कॉल्ड थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। तो h न्यू ग्रेटर देन इक्वल टू h न्यू नॉट, तो न्यू मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू न्यू नॉट। दिस इज कंडीशन नंबर 2, दैट the frequency of incident radiation must be greater than equal to threshold frequency, यानी वो जो मिनिमम फ्रीक्वेंसी है जिससे इलेक्ट्रॉन को हम बाहर निकाल सकते हैं उससे ज्यादा एनर्जी देंगे तब जाकर काइनेटिक एनर्जी बनेगी। और तीसरा है वेवलेंथ। तो अभी मैंने बोला फॉर एवरी एनर्जी देयर इज अ करस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी एंड फॉर एवरी फ्रीक्वेंसी देयर इज अ करस्पॉन्डिंग वेवलेंथ। तो न्यू के करस्पॉन्डिंग वेवलेंथ होगी, न्यू नॉट के करस्पॉन्डिंग भी एक वेवलेंथ होगी, तो न्यू दैट इज c by लैम्डा, न्यू नॉट दैट इज c by लैम्डा नॉट। क्योंकि ये फ्रीक्वेंसी मिनिमम है तो ये वेवलेंथ मैक्सिमम होगी। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ, थ्रेशोल्ड एनर्जी ग्रेटर देन इक्वल टू दिस, c से c उड़ा देंगे, 1 by लैम्डा ग्रेटर देन इक्वल टू 1 by लैम्डा नॉट, रिवर्स कर दीजिए तो लैम्डा लेसर देन इक्वल टू लैम्डा नॉट। तो दीज आर द 3 कंडीशन रिक्वायर्ड फॉर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होगा भी या नहीं होगा, इन 3 कंडीशन पर हमें देखना है कि जो एनर्जी हम दे रहे हैं या तो वर्क फंक्शन के मेटल के वर्क फंक्शन के इक्वल हो या उससे ज्यादा हो, या जो लाइट हम यूज कर रहे हैं, रेडिएशन हम यूज कर रहे हैं उसकी फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज्यादा हो, या जो रेडिएशन हम यूज कर रहे हैं उसकी वेवलेंथ थ्रेशोल्ड वेवलेंथ से छोटी होनी चाहिए। तो दीज आर द 3 कंडीशन। तो एक बात तय हो गई कि इन 3 कंडीशन में से कोई भी एक कंडीशन देखकर आप ये अंदाजा लगा लेंगे कि वहां पर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होगा या नहीं होगा। देखिए जैसे एक क्वेश्चन ले लेते हैं, इस पे छोटा सा क्वेश्चन ले लेते हैं कि सोडियम है, लेट इट्स वर्क फंक्शन इज 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। कि सोडियम का जो वर्क फंक्शन है वो 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, ओके। और जो रेडिएशन हम यूज कर रहे हैं उसकी फ्रीक्वेंसी 10⁻⁴ हर्ट्ज है। तो क्या फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होगा? क्या सोडियम इस फ्रीक्वेंसी की रेडिएशन के साथ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट शो करेगा? तो कंपैरिजन आप कर सकते हैं 3 लेवल पर, एनर्जी, फ्रीक्वेंसी या वेवलेंथ लेवल पर। तो या तो मैं इसको भी एनर्जी में कन्वर्ट कर लूं, है ना, क्योंकि हर फ्रीक्वेंसी के करस्पॉन्डिंग एक एनर्जी होती है, या मैं इसको फ्रीक्वेंसी में कन्वर्ट करके इसके साथ कंपेयर कर लूं, कुछ भी कर सकते हैं। तो एनर्जी इज इक्वल टू E इज इक्वल टू h न्यू। h आप जानते हैं 6.64 10⁻⁻34, न्यू है 10⁻⁴, तो 6.64 10⁻⁻20, इसको अपन डिवाइड करके कन्वर्ट कर लेते हैं इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, डिच्चिक इनटू डिच्चिक हो जाएगा, ये उड़ाओगे तो नियरली 0.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 0.4 रफली एक आइडिया लगाया है। तो इसका मतलब जो एनर्जी आप दे रहे हैं वो तो मेटल के वर्क फंक्शन से बहुत छोटी है, तो कोई फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट नहीं होगा। जी हाँ, कोई फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट यहां पर ऑब्जर्व नहीं होगा। कंडीशन ही फुलफिल नहीं हो रही है कि जो एनर्जी आप दे रहे हैं वो तो मेटल के वर्क फंक्शन से बहुत छोटी है तो कोई फायदा नहीं होगा उसका। तो एल्कली मेटल ही यूज किए जाते हैं बेसिकली फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के लिए, सबसे सुटेबल एलिमेंट होते हैं। तो अगर हम चलिए क्वेश्चन है कि पोटेशियम है जिसका वर्क फंक्शन है लेट इट बी 1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ऐसे मैंने अपनी तरफ से अज्यूम कर लिया है, और जो रेडिएशन हम डाल रहे हैं उसकी वेवलेंथ है लेट इट बी 300 नैनोमीटर। तो क्या फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होगा? तो वही बात है, कंपैरिजन 3 लेवल पे हो सकता है, एनर्जी, फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ। ये एनर्जी दी है, या तो मैं इसको भी एनर्जी में कन्वर्ट कर लेता हूं, या ये वेवलेंथ दी गई है, वर्क फंक्शन दिया है, इसके करस्पॉन्डिंग में फ्रीक्वेंसी है, इसके करस्पॉन्डिंग वेवलेंथ निकाल लेता हूं। देखिए हम चलो वेवलेंथ लेवल पे कंपैरिजन कर लेते हैं। ये है मिनिमम एनर्जी, और जब एनर्जी मिनिमम होगी तो उसके करस्पॉन्डिंग जो फ्रीक्वेंसी होगी वो भी मिनिमम होगी। तो W0 is equal to h nu naught, this is the threshold energy, threshold frequency, minimum frequency required to
नॉक आउट द इलेक्ट्रॉन। तो न्यू नॉट इज इक्वल टू डब्ल्यू नॉट अपॉन एच। डब्ल्यू नॉट है 1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 1.69 10⁻⁻⁹ जूल में आ गया है। और ये हो गया h 6.64 10⁻⁻34। इसको इससे उड़ाएंगे ऑलमोस्ट 4 है ना। और इसको भी करा दूंगा तो ऑलमोस्ट 4, क्योंकि 4 4 द 16। चलो ऑलमोस्ट लिया है क्योंकि कोई राउंड ऑफ करके। तो ये ऊपर गया 15 आ गया 10⁻⁻15। तो इसको मैं 15/4 10⁻⁴ कर देता हूं, तो 3.75 10⁻⁴ हर्ट्ज ये हमारी फ्रीक्वेंसी आ गई। तो या तो मैं इसको भी फ्रीक्वेंसी में कंपेयर कर लूं, कन्वर्ट कर लूं और इससे कंपेयर कर लूं, या मैं इस फ्रीक्वेंसी को वेवलेंथ में कन्वर्ट कर लूं और इससे कंपेयर कर लेता हूं। चलो, तो न्यू नॉट इज इक्वल टू सी बाय लैम्डा नॉट। ये है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, तो ये हमारी थ्रेशोल्ड वेवलेंथ होगी। ये मिनिमम फ्रीक्वेंसी है, तो ये मैक्सिमम वेवलेंथ है, लॉन्गेस्ट वेवलेंथ है इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट आउट करने के लिए। तो लैम्डा नॉट विल बी सी अपॉन न्यू नॉट। तो सी 3 × 10⁻⁸ और 3.75 10⁻⁴। चलिए ऊपर चला गया। इसको मैं, ये था 15/4, तो 15/4 और ये ऊपर गया तो 10⁻⁶ हो गया माइनस में, है ना। ये उड़ा देते हैं, ये आ गया 0.8 10⁻⁻�6 लैम्डा नॉट। ये नैनोमीटर में है, तो इसको भी नैनोमीटर में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से मल्टीप्लाई और डिवाइड दोनों कर दीजिए, तो हो जाएगा 800 नैनोमीटर आ गया। तो आप देख सकते हैं कि जो हमारा लैम्डा नॉट है इट इज ग्रेटर देन लैम्डा। तो इसका मतलब यस, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होगा ही होगा, बिल्कुल होगा, बहुत जबरदस्त तरीके से फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होगा। चलिए, तो ये तो हमें कंडीशन समझ में आ गई कि अगर एनर्जी ऑफ इंसिडेंट फोटोन ग्रेटर देन है एज कंपेयर टू द थ्रेशोल्ड एनर्जी ऑफ, या मेटल का जो वर्क फंक्शन है उससे ज्यादा है, तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होगा, नो प्रॉब्लम। तो एक बात तय हो गई है कि ये फ्रीक्वेंसी जो हम डाल रहे हैं, ये जो फोटोन हम डाल रहे हैं मेटल की सरफेस पर, जिससे इलेक्ट्रॉन इजेक्ट आउट हो रहे हैं, मूव कर रहे हैं, करंट बना रहे हैं, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हो रहा। अब आप देखिएगा, जितनी ज्यादा आप फोटोन टकराएंगे, फोटोन की अगर मैं बात करूं एनर्जी की, तो जो भी एनर्जी होती है फोटोन की, वो वर्क फंक्शन और काइनेटिक एनर्जी इन दो पार्ट में यूटिलाइज होती चली जाती है। काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, E माइनस डब्ल्यू नॉट। E होता है एच न्यू और ये होता है एच न्यू नॉट। देखिए ये तो चलो फिक्स है, मेटल का वर्क फंक्शन तो फिक्स है। तो काइनेटिक एनर्जी सीधा सीधा किस पर डिपेंड कर रही है, कहीं ना कहीं ये तो डिपेंड कर रही है फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन। अगर आप एनर्जी बढ़ा रहे, नंबर ऑफ फोटोन नहीं बढ़ा रहे, नंबर ऑफ फोटोन अभी भी उतने ही है, यानी कि जैसे एक फोटोन आया और एटम से टकराया, एक इलेक्ट्रॉन निकल गया, ऐसा मान लेते हैं कि एक फोटोन आया, एक इलेक्ट्रॉन निकल आया, 2 फोटोन आए, 2 इलेक्ट्रॉन निकल गए, 10 फोटोन आए, 10 इलेक्ट्रॉन निकल गए, ऐसा मान लेते हैं। तो जितने ज्यादा मैं फोटोन बढ़ाऊंगा उतने वो ज्यादा एटम से टकराएंगे, उतने ज्यादा नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स एमिट होंगे। लेकिन अगर मैं फोटोन नहीं बढ़ा रहा, फोटोन अभी भी उतने ही है, मैं क्या कर रहा हूं, उनकी फ्रीक्वेंसी बढ़ाए जा रहा हूं। फ्रीक्वेंसी, पहले 10 फोटोन थे, अब भी 10 फोटोन, लेकिन वो ज्यादा एनर्जी के फोटोन है। तो जब आप ज्यादा एनर्जी सप्लाई करने लग जाएंगे तो डेफिनेटली, यानी आप फ्रीक्वेंसी बढ़ा रहे हैं, तो काइनेटिक एनर्जी, जो इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे हैं उनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ती जाएगी। मींस, लेकिन अगर मैं इंटेंसिटी बढ़ाता हूं, इंटेंसिटी मतलब नंबर ऑफ फोटोन्स, फॉलिंग पर सेकंड पर यूनिट एरिया, वो बढ़ा दिया। मतलब इस समय रेडिएशन से फोटोन आ रहे हैं, उससे नंबर ऑफ फोटोन्स अगर मैं बढ़ा रहा हूं, सपोज कीजिए ये सरफेस एरिया है, इस पर पहले 50 फोटोन आकर टकरा रहे हैं, 50 फोटोन 1 सेकंड में आकर टकरा रहे हैं। अब इतने ही एरिया में अगर 200 फोटोन आ रहे हैं, एटम से टकरा रहे हैं 1 सेकंड में, तो इसका मतलब हमने अब इंटेंसिटी बढ़ा दिया है, इंटेंस कर दिया है, इंटेंस कर दिया है। अब हमने रेडिएशन को, यानी नंबर ऑफ फोटोन्स फॉलिंग पर सेकंड पर यूनिट एरिया, वो बढ़ा दिया। मतलब इस समय रेडिएशन से फोटोन आ रहे हैं, मुझसे टकरा रहे हैं, खटाक आए और टकराए, कोई इफेक्ट नहीं हुआ। लेकिन
अगर यहां पर ये 10 वॉट के बदले 50 वॉट होती तो ये ज्यादा एनर्जी निकालती, ठीक है ना, ज्यादा एनर्जी निकालती मतलब ज्यादा फोटोन निकालती, इंटेंसिटी बढ़ जाती, ठीक है। तो अब ये देखिएगा कि अगर हम इस इक्वेशन को y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी से कंपेयर करें, देखिए ना, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू एच न्यू माइनस डब्ल्यू नॉट, तो ये हो जाएगा मेरा y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी टेन टन टन। और इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन क्या हो सकती है? इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन क्या हो सकती है? देखिए y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी आपके सामने है। अगर मैं ग्राफ प्लॉट करता हूं काइनेटिक एनर्जी वर्सेस फ्रीक्वेंसी, ठीक है, इसको थोड़ा इधर लिख लेते हैं, फ्रीक्वेंसी। तो अब देखिए कि हम फ्रीक्वेंसी बढ़ा रहे हैं, काइनेटिक एनर्जी नहीं बढ़ रही। क्यों? क्योंकि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट तो तब होगा ना जब हमारी फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड से ज्यादा होगी, थ्रेशोल्ड से ज्यादा होगी तभी काइनेटिक एनर्जी कुछ आएगी, अदरवाइज जब तक ये फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड के बराबर या उससे कम है, अगर उससे कम है तो नेगेटिव चल रहा है, जब हमारी फ्रीक्वेंसी बढ़ते 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 इसके इक्विवेलेंट आएगी तब काइनेटिक एनर्जी जीरो होगी, और अगर फ्रीक्वेंसी इससे ज्यादा है तो फिर काइनेटिक एनर्जी पॉजिटिव है। मींस इस फ्रीक्वेंसी के बियॉन्ड काइनेटिक एनर्जी बढ़ना शुरू हुई है, उससे पहले काइनेटिक एनर्जी नहीं थी कॉन्सेप्ट में। या आप ये कह लीजिए अगर आपने फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड से छोटी रखी तो काइनेटिक एनर्जी नेगेटिव। अब ये काइनेटिक एनर्जी नेगेटिव का मतलब क्या होता है? या तो काइनेटिक एनर्जी पॉजिटिव होती है, जीरो हो सकती है, या पॉजिटिव हो सकती है, नेगेटिव काइनेटिक एनर्जी कुछ नहीं होता। तो ये बेसिकली हमारा है y इंटरसेप्ट, और y इंटरसेप्ट क्या है यहाँ पे? वर्क फंक्शन। तो ये बेसिकली वर्क फंक्शन के मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करेगा और कुछ नहीं करने वाला। तो स्लोप क्या आ जाएगा यहाँ पर? हमारा स्लोप हमारा आ जाएगा दैट इज m हमारा स्लोप है और ये हो गया हमारे h के इक्विवेलेंट। स्लोप यानी जो tan थीटा होगा दैट इज इक्वल टू h, राइट। चलिए बहुत अच्छी बात है। इसका मतलब साफ है कि अगर हम रेडिएशन की फ्रीक्वेंसी बढ़ानी शुरू कर देंगे तो उससे केवल और केवल काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, ठीक है। मींस एज द फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन increases, kinetic energy of ejected electrons also increases। लेकिन अगर आपने इंटेंसिटी बढ़ाई है तब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ेंगे, ठीक है ना। as the intensity of incident radiation increases, the number of photoelectrons increases। इंटेंसिटी बढ़ाने पर फोटो इलेक्ट्रॉन जरूर बढ़ेंगे, ये बात तय हो गई है। क्यों? क्योंकि नंबर ऑफ फोटोन, जितने ज्यादा फोटोन होंगे वो उतने ज्यादा एटम से टकराएंगे, उतने ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स एमिट होते जाएंगे। लेकिन अगर हम फोटोन नहीं बढ़ा रहे हैं, उतने ही फोटोन है तो वो एटम से टकराएंगे तो फिर इलेक्ट्रॉन उतने ही निकलेंगे। मींस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन तो नहीं बढ़ेंगे, अगर हम फ्रीक्वेंसी बढ़ाते हैं तो इलेक्ट्रॉन का नंबर नहीं बढ़ता, सिर्फ उनकी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होती है, राइट। अब इसको जरा एक बार वेवलेंथ के टर्म्स में भी देखा जा सकता है ना, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी इट इज इक्वल टू h न्यू माइनस w नॉट, राइट। तो hc बाय लैम्डा माइनस w नॉट। तो काइनेटिक एनर्जी का ग्राफ हम प्लॉट कर सकते हैं 1 बाय लैम्डा के टर्म्स में भी। काइनेटिक एनर्जी वर्सेस 1 बाय लैम्डा, ठीक है ना। यानी कि मैं इसको क्या लिख सकता हूं? hc 1 बाय लैम्डा माइनस w नॉट। तो ये मेरे लिए क्या हो जाएगा? mx, और ये हो जाएगा c, और ये y मेरे लिए है ही। तो y इज इक्वल टू mx प्लस c की इक्वेशन बनेगी, इसमें x इतना क्या होगा? 1 बाय लैम्डा होगा। फिर से वही कहानी, देखिए x हमारा 1 बाय लैम्डा है, तो ये जो पॉइंट होगा ये कहीं ना कहीं हमारा 1 बाय लैम्डा नॉट को रिप्रेजेंट करेगा, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ को रिप्रेजेंट करेगा। स्लोप इस बार अपना क्या होगा? स्लोप दैट इज tan थीटा। क्या हो जाएगा हमारा स्लोप? इस बार हमारा स्लोप हो जाएगा h इंटू में c, और जो y इंटरसेप्ट है कहीं ना कहीं वो किसके इक्विवेलेंट है? वर्क फंक्शन के इक्विवेलेंट है, ठीक है ना।
क्योंकि काइनेटिक एनर्जी नेगेटिव नहीं होता, काइनेटिक एनर्जी को ही फिर वो वर्क फंक्शन के फॉर्म में हमें कंसीडर करना पड़ेगा अगर हम नेगेटिव स्लोप की बात करते हैं तो, राइट। चलिए चलिए हटिए भाई, हटिए 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 हटिए, आप सब जाइए। अब जरा हम एक और कॉन्सेप्ट लेते हैं इसी में। ये तो बात समझ में आ गई कि हम रेडिएशन डालेंगे, फोटोन डालेंगे, वो एटम से टकराएंगे, एटम इलेक्ट्रॉन एनर्जी एब्जॉर्ब करेंगे और इलेक्ट्रॉन एमिट करना शुरू कर देते हैं वगैरह वगैरह, ठीक है। सो एक और कॉन्सेप्ट है, दिस इज बेसिकली स्टॉपिंग पोटेंशियल। देखिए क्या होता है स्टॉपिंग पोटेंशियल। एक काम करते हैं, एक इस तरह का वैक्यूम चैम्बर हम कंसीडर करते हैं, जैसे डिस्चार्ज ट्यूब में था कुछ कुछ उस टाइप का ही है, जिसके दोनों टर्मिनल पर हमने इलेक्ट्रोड्स लगाई हुई हैं। दोनों टर्मिनल पर हमने इलेक्ट्रोड्स अटैच कर दी हैं, एमीटर लगा दिया है हमने, और यहां से हम लाइट की एंट्री करा रहे हैं। रेडिएशन आने का मतलब है फोटोन आ रहे हैं, क्योंकि रेडिएशन के जो पार्टिकल होते हैं वो फोटोन होते हैं। इस तरह का कुछ हमने सीन बनाया है। अब देखिए क्या होता है कि कैथोड जो है हमारा, वो बेसिकली इलेक्ट्रॉन का एमीटर होता है, ठीक। कैथोड हमारा इलेक्ट्रॉन का एमीटर होता है, उससे इलेक्ट्रॉन इजेक्ट आउट होने शुरू हो जाएंगे, क्योंकि रेडिएशन हम दे रहे हैं, एनर्जी हम दे रहे हैं। जितनी ज्यादा एनर्जी देंगे उतने ज्यादा इलेक्ट्रॉन तेजी से बाहर निकलेंगे। सो जो नेगेटिव है दैट इज कैथोड, और जो पॉजिटिव है दैट इज एनोड, जो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा, रिसीव करता जाएगा। अब देखिए इलेक्ट्रॉन यहां से एमिट हो रहे हैं, रेडिएशन हम डाल रहे हैं किसी पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी की, और इलेक्ट्रॉन इजेक्ट आउट हो रहे हैं। चलिए बहुत बढ़िया। और इलेक्ट्रॉन इजेक्ट आउट होके कहां जा रहे हैं? टुवर्ड्स एनोड। मींस इलेक्ट्रॉन कैथोड से निकले, एनोड पर एब्जॉर्ब हुए और दन दनाते हुए इधर आ गए। ये सर्किट हमारा इस तरह से कंप्लीट चलेगा। यहाँ पर एक डिफ्लेक्शन देखने को मिलेगा। वोल्टेज में अगर कुछ चेंज करना है तो यहाँ से किया जा सकता है, ठीक। सो अब देखिए सीन ये बन रहा है कि यहाँ से इलेक्ट्रॉन आउट तो होते जा रहे हैं, लेकिन ज्यादा इलेक्ट्रॉन अगर यहाँ से इजेक्ट हो गए और यहाँ पर ज्यादा एब्जॉर्ब नहीं हो रहे, ध्यान से समझिएगा, इलेक्ट्रॉन तो इजेक्ट हो गए, दनादन इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो गए, लेकिन यहां पर उतने एंटर नहीं कर पा रहे, उतने रिसीव नहीं कर पा रहे एनोडिक टर्मिनल पर जितने यहां से प्रोड्यूस हो रहे हैं। तो इससे क्या होगा कि यहां पर बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन का एक क्लाउड बनना शुरू हो जाएगा। एक स्पेस चार्ज यहां पर इस चैम्बर में क्रिएट होता चला जाएगा। ऐसा है ना कि भाई जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं उतने आगे अगर नहीं जाएंगे तो यहां तो इकट्ठे हो ही जाएंगे। ट्रैफिक आ रहा है लेकिन आगे नहीं जा पा रहा तो ट्रैफिक जाम हो जाएगा। अब क्या होता है कि इस ट्रैफिक जैम की वजह से जब यहां एक स्पेस चार्ज क्रिएट हो गया तो ये जो इलेक्ट्रॉन है वो नए इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट आउट होने से रोक रहे हैं, क्योंकि नेगेटिव को तो रिपेल करेगा ना। जो इलेक्ट्रॉन निकल गए पहले, जो इलेक्ट्रॉन निकल चुके हैं लेकिन अभी एब्जॉर्ब नहीं हुए एनोड पर, वो अभी इस रास्ते में है, बीच में है, यहां पर इकट्ठे हो चुके हैं। नेगेटिव चार्ज यहां पर बढ़ गया, जब इधर नेगेटिव चार्ज बढ़ेगा तो नए इलेक्ट्रॉन को आने से रोक देगा, रिपेल कर देगा ना उनको। तो फोटो इलेक्ट्रॉन कम हो गए, फोटो इलेक्ट्रिक करंट कम हो गया, फोटो करंट कम हो गया। यानी सिचुएशन इस ट्रैफिक जैम की वजह से खराब होती जा रही है, क्योंकि यहां पर इलेक्ट्रॉन इंक्रीज ज्यादा हो गए। अब हम क्या करें कि ये बिल्कुल एकदम स्मूथ चले, बिल्कुल मस्त तरीके से इलेक्ट्रॉन का फ्लो रहे, तो हम क्या करते हैं, पॉजिटिव पोटेंशियल क्रिएट कर देते हैं एनोड पर विद रिस्पेक्ट टू कैथोड। हम एक पॉजिटिव पोटेंशियल क्रिएट कर देते हैं, इंक्रीज कर देते हैं। अब देखिए क्या होगा, जब आप यहां पर इस प्रॉब्लम को खत्म करना चाहते हैं तो आपने एनोड पर एक पॉजिटिव पोटेंशियल क्रिएट कर दिया। वो पॉजिटिव पोटेंशियल क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को खींच ही लेगा अपनी तरफ। जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन भागते जाएंगे, यहां पर वो जो समस्या थी वो खत्म हो जाएगी, इलेक्ट्रॉन तो चलने लगे। भाई ट्रैफिक खुल गया। पहले जब ट्रैफिक जाम हो जाता है तो जो पीछे से जो गाड़ियां आती हैं वो भी देखती हैं, अरे भैया इतना जाम लगा, वापस हो ले भाई,
लेकिन जब ट्रैफिक खुल जाता है तो धीरे 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 ये प्रॉब्लम खत्म हो जाती है। ठीक है, आपने थोड़ा सा ट्रैफिक खोला, कुछ ट्रैफिक निकलेगा, और ज्यादा खोला और ज्यादा निकलेगा। जितना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज यहां पर अप्लाई करते जाएंगे, इलेक्ट्रॉन उतना तेजी से मूव करता जाएगा, यानी करंट बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा। मतलब अगर हम एनोड का पॉजिटिव पोटेंशियल बढ़ा रहे हैं तो कहीं ना कहीं से फोटो इलेक्ट्रॉन्स यानी फोटो करंट बढ़ रहा है, लेकिन बढ़ते 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 एक सैचुरेशन वैल्यू पर चला जाता है। क्यों? देखो, सैचुरेशन वैल्यू पे इसलिए जाएगा क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन थोड़ी बढ़ रहे हैं। ये इलेक्ट्रॉन को नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं बढ़ा रहा है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन तो हमारी रेडिएशन बढ़ा रही है। जो रेडिएशन हम डाल रहे हैं, जो फोटोन हम डाल रहे हैं, जितने ज्यादा फोटोन होंगे, जितने ज्यादा हम इनकी इंटेंसिटी बढ़ाएंगे, उतने ज्यादा फोटो इलेक्ट्रॉन एमिट होंगे ना। अभी हम सिर्फ रेडिएशन डाल रहे हैं, उन रेडिएशन से इलेक्ट्रॉन इजेक्ट आउट हो रहे हैं, और उन इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट आउट करके एब्जॉर्ब करने का काम ये पॉजिटिव पोटेंशियल कर रहा है, राइट। तो पॉजिटिव पोटेंशियल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं बढ़ा रहा, उनको स्ट्रीमलाइन कर रहा है, वो तेजी से मूव अप करने लगे तो करंट बढ़ने लगा, लेकिन करंट फिर एक सैचुरेशन वैल्यू पर चला गया। क्यों? क्योंकि जितने इलेक्ट्रॉन थे वो सारे के सारे यहां चले गए। भाई मान लो यहां पर इलेक्ट्रॉन इकट्ठे हो रहे थे, तो जैसे आपने पोटेंशियल अप्लाई किया, ठीक है, 10 इलेक्ट्रॉन जाने लगे, और पॉजिटिव पोटेंशियल बढ़ा दिया, 20 इलेक्ट्रॉन जाने लगे, और पॉजिटिव पोटेंशियल बढ़ाया, 40 इलेक्ट्रॉन जाने लगे। अरे बाबा, जब उसके बाद यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ही खत्म हो जाएंगे तो उसके बाद कैसे बढ़ाएगा ये फोटो इलेक्ट्रॉन, ये हमारे इलेक्ट्रॉन थोड़े इजेक्ट आउट कर रहा है, ये तो उनको स्ट्रीमलाइन कर रहा है। इजेक्ट आउट करने का काम तो रेडिएशन कर रहा है, रेडिएशन की वजह से इलेक्ट्रॉन बढ़ रहे हैं। अगर हम इनकी इंटेंसिटी बढ़ाएंगे तो यहाँ पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ेंगे, अदरवाइज तो कोई चांस है नहीं। सो सीन कुछ इस तरह सा हो सकता है कि अगर हम पॉजिटिव पोटेंशियल बढ़ाते जा रहे हैं तो फोटो इलेक्ट्रॉन बढ़ रहे हैं, फोटो करंट बढ़ रहा है, और बढ़ते बढ़ते एक मैक्सिमम वैल्यू तक चला जाता है, उसके बाद नहीं बढ़ता सैचुरेशन पर। लेकिन अगर हम इस पोटेंशियल को नेगेटिव पोटेंशियल कर दे विद रिस्पेक्ट टू कैथोड, नेगेटिव पोटेंशियल बढ़ाते चले जाएं, तो क्या होगा? जो इलेक्ट्रॉन दनदनाते आ रहे थे कैथोड से, अब उन पर एक रिपल्शन लगनी शुरू हो जाएगी, उनको रोकने का काम किया जाएगा। जैसे ही नेगेटिव लगेगा वो इस इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा? रिपेल बैक करने लगेगा, रिपेल बैक करेगा। जो इसकी काइनेटिक एनर्जी थी, वो इलेक्ट्रॉन हाई स्पीड से आ रहा है लेकिन उसको रिपेल किया जा रहा है, वो हाई स्पीड से आ रहा है लेकिन उसको वहां से रिपेल किया जा रहा है, तो ये इलेक्ट्रॉन वर्क कर रहा है उसके रिपल्शन के अगेंस्ट, है ना। और उस देखो ना, यहां से इलेक्ट्रॉन जा रहा है लेकिन उसको आगे बढ़ने से कौन रोक रहा है? ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन होगी यहां पर, नेगेटिव नेगेटिव रिपेल ईच अदर, तो ये रिपल्शन के अगेंस्ट ये इलेक्ट्रॉन वर्क कर रहा है। ये बात क्लियर हो गई है? अब देखिए, हमने कुछ पोटेंशियल, नेगेटिव पोटेंशियल दिया, इलेक्ट्रॉन की स्पीड कम होती चली गई। हमने और नेगेटिव पोटेंशियल दिया, जो इलेक्ट्रॉन भागा भागा भाग रहा था उसकी स्पीड धीरे धीरे कम होगी। हमने नेगेटिव और पोटेंशियल दिया, स्पीड कम, और पोटेंशियल दिया, स्पीड कम। एक टाइम ऐसा आएगा जब हम इतना पोटेंशियल लगा देंगे कि इलेक्ट्रॉन मूव करना ही बंद कर देगा। एक टाइम ऐसा आएगा जब हम इसका नेगेटिव पोटेंशियल इंक्रीज करते 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 उस वैल्यू तक लेके चले जाएंगे जब ये मूव करना ही बंद कर देगा, रोक देगा रिपल्शन से। इसका मतलब फोटो करंट स्टॉप हो गया, फोटो करंट अब जीरो हो गया। समझे? देखिए, अगर हम पॉजिटिव पोटेंशियल देते हैं, इसको ऐसे समझ लीजिए, चलो ये पॉजिटिव ले लेते हैं, ये तो है ही नेगेटिव, ये है एनोड पोटेंशियल, ठीक है, ये करंट है। तो जब हमने पॉजिटिव पोटेंशियल दिया, आप दोबारा समझिए इसको, जब हमने पॉजिटिव पोटेंशियल दिया तो इलेक्ट्रॉन तेजी से जा रहे हैं, तेजी से जा रहे हैं, जाते गए जाते गए जाते गए, लेकिन जब इलेक्ट्रॉन ही खत्म हो जाएगा भाई, तो उसके बाद जितने आएंगे उतने जाएंगे, जितने आएंगे उतने जाएंगे, जितने आएंगे उतने जाएंगे, यानी कि करंट सैचुरेशन लेवल पे चला गया। यानी इंक्रीज तो हुआ था लेकिन फिर उसके बाद एक सैचुरेशन लेवल पर चला गया, ठीक है। लेकिन चलो थोड़ा ऊपर बना दिया, लेकिन अगर हम हम पोटेंशियल को नेगेटिव कर दें, एनोड के पोटेंशियल को नेगेटिव करते जाएंगे, तो धीरे धीरे काइनेटिक एनर्जी जीरो होती चली जाएगी, करंट धीरे 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 धीरे
यहां पर करंट जीरो हो गया है, किस पोटेंशियल पे? इस पोटेंशियल पे। दिस इज कॉल्ड स्टॉपिंग पोटेंशियल। यानी कि हमने ये नेगेटिव 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 बढ़ाते गए, नेगेटिव पोटेंशियल बढ़ाते गए, नेगेटिव का होता धीरे धीरे कम होता जा रहा है। तो वो मिनिमम वैल्यू जिस पे काइनेटिक एनर्जी जीरो हो गई, वो मिनिमम वैल्यू जिस पे फोटो करंट जीरो हो गया, दैट इज कॉल्ड स्टॉपिंग पोटेंशियल। यानी कि जैसे -2 वोल्ट था, फिर -4 वोल्ट करा, -5 वोल्ट करा, -6 वोल्ट का, देखो -6 वोल्ट पे जीरो हो गया, तो दैट इज कॉल्ड द स्टॉपिंग पोटेंशियल। जो स्टॉप कर दे, है ना, जो करंट को स्टॉप कर दे, जो फोटो करंट को स्टॉप कर देता है, वो नेगेटिव पोटेंशियल इज कॉल्ड स्टॉपिंग पोटेंशियल। क्लियर हो गई है बात? जयराम जी। तो इस तरह का ग्राफ हमें देखने को मिलेगा। तो ये एक हमारी सैचुरेशन वैल्यू है, ये हमारा एक सैचुरेशन है, क्योंकि आप पोटेंशियल पॉजिटिव बढ़ाएंगे तो करंट तो बढ़ेगा, लेकिन बढ़ते बढ़ते एक मैक्सिमम वैल्यू तक चला जाएगा, क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ाने का काम ये पोटेंशियल नहीं कर रहा, उसका काम तो वो रेडिएशन कर रहे हैं। क्लियर हो गई ये बात? ओके। तो अब आप देखिए कि यहां पर जो नेगेटिव पोटेंशियल हमने दिया है, जिससे कि इलेक्ट्रॉन वर्क कर रहा था, उसकी काइनेटिक एनर्जी बाद में जीरो हो गई। तो इलेक्ट्रॉन को वर्क करना पड़ रहा है, तो वर्क डन बाय इलेक्ट्रॉन कितना होगा? वर्क डन बाय इलेक्ट्रॉन E इनटू में पोटेंशियल। अब वो मैक्सिमम कितना वर्क करेगा? वो मैक्सिमम इतना वर्क करेगा, तो जितने भी उसकी काइनेटिक एनर्जी थी, धीरे 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 वो इस वर्क में कन्वर्ट होती जा रही है। भाई बहुत तेजी से इलेक्ट्रॉन भागता आ रहा था और आप उसको स्टॉपिंग पोटेंशियल लगाकर रोक रहे। यहां पर अब उसकी जो भी काइनेटिक एनर्जी लेके वो चल रहा था, अब वो पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो गई। यानी कि जो अब उसकी इलेक्ट्रोस्टैटिक ये जो पोटेंशियल एनर्जी है, वो कभी काइनेटिक एनर्जी या काइनेटिक एनर्जी अब किस में आ गई है? इस पोटेंशियल एनर्जी में आ गई है, यानी इस वर्क डन में आ गई है। तो आप ये समझ लीजिए कि जो भी मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी है, वो कहीं ना कहीं चार्ज इनटू स्टॉपिंग पोटेंशियल है, चार्ज इनटू स्टॉपिंग पोटेंशियल। ठीक है, चलिए स्टॉपिंग पोटेंशियल मेरे ख्याल से आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि अगर हम एनोड का पोटेंशियल पॉजिटिव करते हैं तो फोटो करंट बढ़ने लग जाता है, मैक्सिमम सैचुरेशन वैल्यू पे चला जाता है। लेकिन अगर हम एनोड के पोटेंशियल को नेगेटिव कर दें तो इलेक्ट्रॉन धीरे धीरे उनकी स्पीड कम और एक पोटेंशियल पर आकर जीरो। दैट मिनिमम नेगेटिव पोटेंशियल ऑफ एनोड विद रिस्पेक्ट टू कैथोड, दैट इज जस्ट सफिशिएंट टू प्रिवेंट फोटो इलेक्ट्रिक करंट। इट इज कॉल्ड स्टॉपिंग पोटेंशियल। चलिए, तो काइनेटिक एनर्जी जो हमारी मैक्सिमम थी, नाउ इट इज इक्वल टू E into V नॉट। और काइनेटिक एनर्जी क्या होती थी हमारी? काइनेटिक एनर्जी क्या होती थी? काइनेटिक एनर्जी थी हमारी E माइनस W नॉट। ये स्टॉपिंग पोटेंशियल है, ठीक है ना। तो स्टॉपिंग पोटेंशियल E इज इक्वल टू H न्यू अपॉन E माइनस W नॉट अपॉन E। फिर से y इज इक्वल टू mx प्लस c सा बन रहा है यार, कुछ क्यों? फिर से y इज इक्वल टू mx प्लस c टाइप में बन रहा है। बना देते हैं, हम कहां पीछे हटेंगे, तो बना देते हैं भाई, इसको भी पहले जैसा ही बना देते हैं। देखिए y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी से अगर मैं कंपेयर करता हूं, एम एक्स प्लस सी से कंपेयर करता हूं, तो आप देखिए x मेरा फ्रीक्वेंसी हो गया, ठीक है, y मेरा v नॉट हो गया, राइट। तो जैसे जैसे अपनी फ्रीक्वेंसी, यानी कि अगर मैं ग्राफ देखूं कि भाई y वर्सेस x का ग्राफ कैसा आएगा, इस तरह का ग्राफ आएगा, ठीक है ना। तो ये हमारा क्या बन जाएगा? स्लोप। दिस इज स्लोप, और वो क्या आ जाएगा? h बाई ई आ जाना है। ये अच्छा नहीं बना यार, h बाई ई आ जाएगा। और वही ये क्या हो जाएगा? ये हमारा y इंटरसेप्ट हो जाएगा, है ना, ये हमारा y इंटरसेप्ट हो जाएगा। अगर मैं इसको इन टर्म्स ऑफ वेवलेंथ प्लॉट करूं, ये फिर क्या होगा? ये पॉइंट, ये हमारा थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी को रिप्रेजेंट करेगा। अगर मैं इसी को वेवलेंथ के करस्पॉन्डिंग प्लॉट करूं तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, h
न्यू क्या हो जाएगा सी बाय लैम्डा, है ना, माइनस डब्ल्यू नॉट ई। चलिए इसको थोड़ा सा ऐसे कर लेते हैं, एच सी बाई ई 1 बाई लैम्डा डब्ल्यू नॉट बाई ई। तो एक ग्राफ हम कुछ इस तरह से भी प्लॉट कर सकते हैं, ठीक है ना, वी नॉट वर्सेस 1 बाय लैम्डा वर्सेस 1 बाय लैम्डा। तो ग्राफ ऐसा ही आएगा जैसे ये आया है, बस फर्क क्या है, इस बार जो स्लोप आपको देखने को मिलेगा वो क्या होगा, पहले स्लोप क्या था h बाई ई था, इस बार स्लोप एच सी बाई ई होगा। स्लोप दैट इज tan थीटा कितना हो जाएगा, एच सी बाई ई हो जाएगा। और ये पॉइंट क्या बनेगा हमारा, ऑब्वियस है 1 बाय लैम्डा नॉट ही बनेगा। एंड दिस इज द y इंटरसेप्ट, और y इंटरसेप्ट क्या है, w बाई ई है ना, नेगेटिव में हमारा। तो इस तरह के कुछ ग्राफ देखने को बहुत सारे मिल सकते हैं, स्टॉपिंग पोटेंशियल वर्सेस फ्रीक्वेंसी, स्टॉपिंग पोटेंशियल वर्सेस वेवलेंथ, काइनेटिक एनर्जी रिलेशनशिप विद पोटेंशियल, काइनेटिक एनर्जी और स्टॉपिंग पोटेंशियल में क्या रिलेशन था, इस तरह से काफी सारा कॉन्सेप्ट इसका आ जाता है। अब हम इस पे कुछ न्यूमेरिकल ट्राई करते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पर, देखिए जरा, ठीक है। थ्योरेटिकली तो क्लियर है कॉन्सेप्ट, चलिए देखिए, मान लेते हैं सोडियम मेटल है, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ 500 नैनोमीटर है, और वेवलेंथ ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन लेट इट बी 400 नैनोमीटर। अब आप जानते हैं कि भाई लैम्डा नॉट ग्रेटर देन लैम्डा तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट तो होगा। देन कैलकुलेट काइनेटिक एनर्जी, पहला है देन कैलकुलेट काइनेटिक एनर्जी ऑफ इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन, नंबर 1। नंबर 2 वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन भी बताना है, स्टॉपिंग पोटेंशियल भी बताना है, चलो ये भी बता देंगे, इसमें कौन सी बड़ी बात है, ठीक है। तो काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, काइनेटिक एनर्जी होती है E माइनस में डब्ल्यू नॉट एच सी बाय लैम्डा माइनस एच सी बाय लैम्डा नॉट, ये है मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव द इलेक्ट्रॉन। तो ये हो जाएगी लॉन्गेस्ट वेवलेंथ, क्योंकि एनर्जी मिनिमम कब होगी जब वेवलेंथ लॉन्गेस्ट हो जाएगी। तो एच सी 1 अपॉन लैम्डा माइनस 1 अपॉन लैम्डा नॉट, राइट। तो लैम्डा नॉट माइनस लैम्डा अपॉन लैम्डा इंटू लैम्डा नॉट, चलिए वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, तो काइनेटिक एनर्जी क्या आ जाएगी, H हो गया 6.64 10 रेज़ टू पावर माइनस 34, 3 इंटू 10 रेज़ टू पावर 8, C हो गया। लैम्डा नॉट यानी 500 नैनो माइनस 400 नैनो अपॉन लैम्डा इंटू लैम्डा नॉट, राइट। चलिए इन दोनों को इंटू करोगे अप्रोक्सीमेटली 20 आ जाना है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे 26 आ जाना है, ये आ गया -7, ये भी -7 बाहर कॉमन ले लेते हैं, चलिए भाई, और 5 माइनस 4 दैट इज 1 ही आएगा। ये हो गया -18, ये हो गया पहले -7, ये भी -7, -7 हो गया -14, और 5 4 हो गया 20, ठीक है ना। 20 और 20 गए उड़, डिचिक हो गए, ये कितना बनेगा, अरे बाबा इसको तो भूल ही गए क्या कहीं हम, नहीं अच्छा दोनों को इंक्लूड कर लिया था, पहले 26 हो गया था, फिर ये -7 बाहर आ गया, 33, तो ये हो गया -33 अपॉन 10 रेज़ टू पावर -14, तो ये आ गया 10 रेज़ टू पावर -19 जूल। दिस इज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन। यानी जो काइनेटिक एनर्जी है वो इतने जूल आ गई हमारी। नाउ वी हैव टू कैलकुलेट velocity of the electron, no problem, half mv square it is equal to 10 raised to power -19। तो यहाँ से आप velocity कैलकुलेट कर पाएंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। अब हमें कैलकुलेट करना है एक स्टॉपिंग पोटेंशियल जिससे हम इलेक्ट्रॉन को रोक सकें। तो काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम किसके इक्विवेलेंट होती है, E into V नॉट। तो V नॉट क्या आ जाएगा यहाँ से, काइनेटिक एनर्जी अपॉन में E। काइनेटिक एनर्जी हमें पता ही है कितनी है, इलेक्ट्रॉनिक चार्ज हमें पता है, तो वी कैन कैलकुलेट स्टॉपिंग पोटेंशियल,
राइट। सो ये कहानी हुई हमारी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की, जिसमें हमने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या है, व्हाट टाइप ऑफ मेटल, व्हाट आर द कंडीशन, क्या क्या ग्राफ पॉसिबल थे, वगैरह वगैरह, ये चीज़ें हमने इन चीज़ों को समझा। एंड कॉन्सेप्ट ऑफ स्टॉपिंग पोटेंशियल को भी हमने समझा, स्पेस चार्ज को हमने समझा, वगैरह वगैरह, छोटे मोटे न्यूमेरिकल। सो माय डियर फ्रेंड, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है, आपके काम का है, आपको लगता है कि हाँ इससे हमारी ज्ञानवर्धन हुआ है हमारा, तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को शेयर और सब्सक्राइब दोनों कीजिए। थैंक यू वेरी मच।